जय हिंद साथियों, मैं जयकाब अकादमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी पेट पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसको टारगेट करके हम लोग बैच ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला लेके चल रहे हैं, जिसका अक्टूबर 15-16 को एग्ज़ाम डेट पड़ा हुआ है। तो मित्र, इसी सीरीज़ के तहत मैं अब आज आप लोगों के सामने मैंने प्राचीन इतिहास जो आपके टॉपिक में सिलेबस में दे रखा है उसको समाप्त किया। फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में जो भी चीज़ें दी थी उसको मैंने समाप्त किया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी हम लोग कुछ तत्वों को देख पाए। अब आते हैं संविधान पे। तो संविधान में आपका पूरा संविधान नहीं दिया हुआ है। संविधान में भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली, ठीक है, और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, यही सारी 4 टॉपिकों से लेके मैं आज पूरी श्रृंखला लेके आ गया हूं। आज मैं आपको संविधान का पूरा मतलब जितना आपके सिलेबस में दे रखा है सबको समाप्त कर दूंगा। मैंने सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं हर टॉपिक से महत्वपूर्ण। ठीक है मित्र, तो आइए पहले क्वेश्चन पे पहले क्वेश्चन को ही देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऑस्ट्रेलिया से, मूल अधिकार कनाडा से, समवर्ती सूची आयरलैंड से, या भारत राज्यों का संघ है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से। बताइए सारे किससे लिए गए हैं। ये कूट दे रखा है, देख लीजिए, कूट दे रखा है ABCD। तो बताइए आपको किसके हिसाब से है। चलिए आइए आते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार जो है लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो इसका बन रहा है वह क्या बन रहा है, 3 बन रहा है पहले, फिर 2 का 4 है, फिर उसके बाद 3 का 1 है, फिर उसके बाद D का 2 है। तो 3 4 1 2 बन रहा है। तो आइए नीचे देखते हैं 3 4 1 2। तो देखते हैं किस में है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 3 4 1 2। ठीक है मित्र, ये आगे आते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। बताइए। भाग 6 दे रहा है, भाग 6, भाग 5, भाग 3, भाग 2। तो आप लोग जानते हैं कि जो नागरिकता से संबंधित भाग है वह भाग 2 है। बाकी भागों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो करने का मज़ा बिगड़ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त में से कोई नहीं, दोनों। तो आप लोग जानते हैं कि भारत सिर्फ कौन सी नागरिकता प्रदान करता है मित्र, एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है साथी, कौन सी नागरिकता, सिर्फ एकल नागरिकता क्या करता है, प्रदान करता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, या उपयुक्त सभी के आधार पर। बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि जो नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में दे रखा है वह इन सभी आधारों पर दे रखा है। जन्म के आधार पर भी नागरिकता मिल सकती है, निवास के आधार पर भी, देशीकरण के आधार पर भी। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग के आधार पर समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताइए। निम्न
में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार बिल्कुल है। लिंग के आधार पर समानता का अधिकार, लिंग में समानता होगी, भेदभाव नहीं होगा, बिल्कुल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है। लेकिन सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, ठीक है, यह सांविधिक अधिकार है, न कि संवैधानिक। ठीक है, चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 6? यह कहता है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है। राजनीतिक अधिकार, जीवन जीने का अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक अधिकार या धार्मिक अधिकार? बताइए। तो आप लोग जानते हैं यह क्या है? मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आप लोग जानते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। तो अधिकतम लोगों का क्या? अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, आइए आगे। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मूल कर्तव्यों का, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 51 का क? बताइए किस में किया गया है मित्र? तो आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 51 का क में किया गया है। आगे चले। मौलिक कर्तव्य का समुच्चय सदैव अंग होता है। एकात्मक संविधान का, लोकतांत्रिक संविधान का, समाजवादी संविधान का या संघीय संविधान का? बताइए, मौलिक कर्तव्य किसका अंग होता है? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, वह समाजवादी सिद्धांत का समुच्चय के सदैव अंग होता है। ठीक है, आगे आते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, USA के संविधान से? बताइए। तो वी आर पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, यह कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से। आगे आते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म या संसद? बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथी, देख लीजिए। बहुत लोग इसमें निपट जाएंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च है? हमेशा संविधान ही सर्वोच्च होता है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। बताइए। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, बताइए किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आते हैं 14 पे। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो बताइए क्या है उसका? 14 का C होगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, नहीं कठोर, नहीं लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला? तो ये आप लोग जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि अंशतः कठोर और लचीला दोनों है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, कठोर संविधान? संघीय लक्षण नहीं है, बताइए। तो आप लोग जानते हैं क्या संघीय लक्षण नहीं है? तो एकल नागरिकता संघीय लक्षण नहीं है। जैसे USA का है, तो USA में कनाडा वनाडा आते हैं, लेकिन USA की दोहरी नागरिकता है, मतलब USA अमेरिका अपनी नागरिकता देगा, कनाडा अपनी नागरिकता देगा। ठीक है मित्र, तो ऐसे किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो आप बता सकते हैं
1948, 1949, 1950 या 1951? तो 1950 को, किसको? 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आगे आते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन का काल समय है कितना है? 52 सेकंड। ये तो जानते ही होंगे आप लोग, बहुत तेज हैं। भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? बताइए। भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948। बताइए। तो 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 25 जुलाई 1947। बताइए। तो 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था? भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। नहीं, 21 नहीं, 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3/2 है। ये भी गलत है, 2/3 है। 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा, 2/3 है। तो बताइए 21 का क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा सही है? बस तो केवल पहला वाला सही था, केवल एक सही है। भारत का राष्ट्रीय पशु का दर्जा किसे दिया गया? हिरण को, हाथी को, शेर को, बाघ को। बताइए राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सूरजमुखी, कमल, गेंदा, गुलाब। तो आप लोग जानते हैं कौन है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कोयल, हंस, मोर, कबूतर। तो आप लोग जानते हैं कौन है? मोर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, भाईचारे का, समानता का। बताइए किसका? न्याय का प्रतीक है। चक्र न्याय का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या है तो 24 है। आपको पता ही होगा, काफ़ी आसान सवाल दे रखा है, लेकिन फिर भी कभी कभार ले डूबता है। निम्नलिखित में से किसे भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है? तो आप लोग जानते हैं कि गंगा को दिया गया है। 27 का ए हो जाएगा। और हमारे राष्ट्रगान का मूल स्वरूप किस भाषा में है? तो आप लोग जानते हैं कि यह किस भाषा में है? तो बंगला भाषा में है, मतलब बंगाली भाषा में है। ठीक है मित्र। अब आगे आते हैं क्वेश्चन। हमारे राष्ट्र का उल्लेख, क्या मित्र? हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। बताइए किस नाम से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? केसी वियर ने, डी बसु ने, जी ऑस्टिन ने, सर आइवर जेनिंग्स ने। बताइए। एक भी क्वेश्चन बच्चा बाहर नहीं जाएगा इससे, ये बात ध्यान में रहे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। केसी वियर ने कहा था। आगे आते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? बताइए आप लोग। राज्य की नीति, मौलिक अधिकार, नागरिकता, संविधान की प्रस्तावना। अभी मैंने बताया था वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में, या इसी को उद्देशिका भी कहते हैं। ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, अंतःक्रियावाद या समाजवाद। तो सार्वभौमिकता को यह दर्शाता है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में संग्रहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो आप लोग जानते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है।
तो आप लोग जानते हैं किसकी नहीं है, किसकी स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, तो विश्वास की भी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है इसमें। आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। बताइए 6 का क्या होगा। तो ये सभी सही हैं। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, बिल्कुल सही। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, एक भी सही। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे चलें। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो कहाँ संविधान निर्माताओं ने जो मत दिया या अपने विचार दिए वो कहाँ पे दिखता है आपको। उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निदेशक तत्व में, या मूल कर्तव्य में। बताइए 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का ए हो जाएगा। कहाँ दिखता है मित्र, उद्देशिका में दिखता है। चलिए आगे चलते हैं साथी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसके रूप में घोषित किया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि सार्वभौमिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। ठीक है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो बताइए 39वें संविधान संशोधन, 41वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन में। तो आप लोग जानते हैं कि इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति निरूपक या 9वीं सूची। बताइए। तो संविधान की प्रस्तावना क्या करती है, पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, प्रभुता संपन्न। तो प्रभुता संपन्न नहीं है। भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार की है। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आप लोग जानते हैं कि क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे आते हैं मित्र। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, उल्लेख है। किसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो 36 से 51, 33 से 36, ठीक है मित्र, 34 से 48। बताइए कहाँ है, कहाँ इसका उल्लेख है। तो आप लोग जानते हैं इसका उल्लेख कहाँ है, 34 से 52 में है। किस में है बताइए, किस में इसका उल्लेख है। तो आप लोग जानते हैं किस में है, तो इसका 36 से 51 में है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, के.टी. शाह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दूसरे का क्या हो जाएगा मित्र, सी हो जाएगा। के.टी. शाह के द्वारा यह कथन दिया गया था। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम या गोवा। तो किस में लागू है, तो आप लोग जानते हैं समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है, गोवा में लागू है। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं अवाद योग्य, वाद योग्य, मौलिक अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि यह अवाद्य है, नर परिवर्तनीय है ना, इसका कोई मतलब किसी कोई लेके कोर्ट कचहरी नहीं जा सकता। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, गांधीवादी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। तो बताइए पांचवा का क्या है। तो पांचवा का आप जानते हैं क्या है, तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक, संसद को चलाने के नियम, नए राज्य का गठन, उपयुक्त सभी। बताइए।
तो साधारण बहुमत द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी संशोधित कर सकते हैं, संसद चलाने के नियमों में बदलाव ला सकते हैं, नए राज्यों के गठन के लिए भी हो सकता है। तो उपयुक्त सभी। आगे आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों को बोधित करता है, अनुदेशित करता है, निहित है या विरोध करता है। बताइए क्या है। तो अधिकार क्या करता है? अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। ठीक है, आगे चले। अनुदेश देता है। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? काम करने के अधिकार को, तो बताइए। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 में काम करने के अधिकार को रखा गया है। ठीक है मित्र। संविधान के कौन सा भाग राज्य के नीति सिद्धांतों से संबंधित है? तो बताइए। भाग 4, भाग 3, भाग 1, भाग 2। तो भाग 4 आप लोग जानते ही हैं। भाग 4 36 से 51। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद में सन्निहित है? तो संविधान के प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मौलिक कर्तव्य में 9वीं अनुसूची में। बताइए किसमें सम्मिलित? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, वो भी आर्टिकल नंबर 51 में है। ठीक है, आगे चले। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, 7वीं तालिका। बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि 11 का सी हो जाएगा। राज्य के आर्टिकल नंबर 50 मतलब 50 क्या ये कहता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। आइए। किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गौवध पर निषेध, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। बताइए किसका प्रभाव है? तो गौवध पर निषेध, अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? बताइए। तो 14 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों तक। आगे चलते। संविधान का वह कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, इधर आते हैं, मौलिक कर्तव्य या उपरोक्त सभी। बताइए बताइए कौन होगा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह अधिकार देते हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, गौवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, ग्राम पंचायतों की स्थापना। बताइए। 15 का है। तो स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। आइए। निम्नलिखित निदेशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, ग्राम पंचायतों का गठन, स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। तो बताइए। तो ग्राम पंचायतों का गठन। तेज चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन ज़्यादा हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ये नीति निर्देशक तत्व केंद्र सरकार के लिए हैं एवं मौलिक अधिकार राज्यों के लिए। निदेशक तत्व संविधान का अंश नहीं है जबकि मौलिक अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा भिन्न है? तीनों में से कौन सा भिन्न है? तो आप लोग जानते हैं कौन सा भिन्न है? तो सी भिन्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। बिल्कुल सत्य है ये सब गलत है। आगे आते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए। 39 क में। किसमें है? 39 के क में है। ठीक, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 19 पर।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48। बताइए, मैंने अभी बताया था। तो अनुच्छेद 40 देता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से है? तो मैंने बताया था किससे है, अनुच्छेद 52 से है। ठीक है, अरे अनुच्छेद 52 कैसे, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 से है। ठीक, आगे आते हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो मद्य निषेध, काम अधिकार, सूचना का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन। तो सूचना का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है साथी। नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स आदि के उपभोग पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्देशित है? तो बताइए, 47, 37, 50 या 48 में। तो आप लोग जानते हैं आर्टिकल नंबर 47 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो बताइए, वो 42वें संविधान संशोधन किसको नहीं जोड़ा गया? तो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। ठीक है, इसको नहीं जोड़ा गया। आइए, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, सशक्त विपक्ष पर। बताइए साथी। तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आप लागू करने के लिए किसी राज्य को मजबूर नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? बताइए, किसको लागू करने की शक्ति दी गई है मित्र, आप बताइए। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, या भारत के संसद को, या भारत के राष्ट्रपति को, या भारत के न्यायालय या उच्च न्यायालयों को। बताइए साथी, इसमें क्या होगा? बताइए, आपके हिसाब से क्वेश्चन बढ़िया है। तो आप लोग जानते हैं कि इसको लागू करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। मौलिक अधिकार है, वाद्य योग्य, अवाद्य योग्य, असंशोधनीय, इसमें से कोई नहीं। तो ये क्या है बताइए? तो ये वाद्य योग्य है, मतलब इसमें संशोधन हो सकता है, इसमें उलटफेर हो सकता है, लेकिन मौलिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए। आगे चलें साथी, आगे चलें मित्र। राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? बताइए। राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा किस मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? लीजिए सेशन खींच को बच्चा। तो अनुच्छेद डी मतलब 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, मतलब स्वतंत्रता के अधिकारों को खत्म किया जा सकता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। आगे आते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, या विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? 5 का अनुच्छेद 14, क्या आर्टिकल नंबर 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ठीक है, कानून के समान संरक्षण, कानून के समक्ष समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 12, 13, 14, 15। बताइए 6 का। तो आर्टिकल नंबर 14 मतलब 14। समता समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। बताइए। 1 और 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 या सभी चारों में दिया गया है? तो 7 का सी 2, 3 और 4 में दिया गया है, 14, 15 और 16 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, अनुच्छेद 17 से 1920 तक, अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। बताइए, स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो बताइए कहाँ से कहाँ तक है। तो आप लोग जानते हैं कि 19 से 22 तक। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो आर्टिकल नंबर 24 क्या है? महिलाओं एवं बच्चों के शोषण से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन, 76वें संशोधन या 7वें संशोधन? तो बताइए किस में हटा दिया गया? तो आप लोग जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो बताइए किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया मित्र? तो आप लोग जानते हैं कि यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? इसको हटा दिया गया था। आगे आते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो आप लोग जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। आगे चले। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा क्या कहा? क्योंकि इसमें कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, जन जागरण के द्वारा? बताइए तो क्या किया जा सकता है? 1, 2, 3 सही है। तो कानून बनाकर भी, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। ठीक है, 1, 2, 3 सही है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? बताइए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 19, 20, 21 या 22? तो अनुच्छेद 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो उसी के तहत प्रेस वाले ना खूब बकैती करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? बताइए साथी, कौन है? कौन सा अनुच्छेद है? बताइए किसके तहत संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल नंबर 14, 19, 21 या कोई नहीं? तो आप लोग जानते हैं कौन? 21। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या मृत्युदंड? बताइए कौन नहीं आता है? तो मृत्युदंड इसमें नहीं आता। आगे आता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? बताइए मित्र। अनुच्छेद 25 के द्वारा। निम्नलिखित में सूचीवन का बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रीट दी गई हैं। ठीक है, ठीक है मित्र। इसका मतलब पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? परमादेश का अर्थ क्या है? प्रतिषेध का अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? बताइए, बताइए। कूट दिखा दें आपको इसका? तो लीजिए कूट देख लीजिए। हो गया। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं।
ठीक है मित्र, क्या है? और उत्प्रेषण का मतलब, प्रतिषेध का मतलब मना करना, उत्प्रेषण का मतलब मांग लेना, मंगा लेना, अधिकार परीक्षा का मतलब किस अधिकार से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 3 5 1 2। आगे चले। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। दूसरा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की प्रस्तुति की गई। संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षक भारत के राष्ट्रपति हैं। बताइए कौन सा सही नहीं है? तो मुझे तो लग रहा है कि संविधान वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षक भारत के राष्ट्रपति नहीं बल्कि एससी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है। आइए आगे चलते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण करता कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, अभी बात मैंने किया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? बताइए। परमदेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध। क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी कर सकता है? तो अब बताइए कौन सी रीट जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर पेश करने का आदेश। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करिए। ठीक है। उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। ठीक है मित्र, कूट देख लीजिए, 22 का कूट देख लीजिए आप, ये है। आइए आते हैं। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद किसमें है? 18 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। नहीं, क्या उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 26 में है, धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का निषेध जो है अनुच्छेद 18 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंध क्या हैं? अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में। तो क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। इसका क्या हो जाएगा? कूट 3 4 1 2। ठीक है, तो देखते हैं किस में है। 3 4, अरे इसमें 3 2 3 4 1 2, इसमें डी में, ऑप्शन नंबर डी में। आइए आगे चलते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का। बताइए किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? तो वो यहाँ पे व्यापार और व्यवसाय स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों, धार्मिक भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। बताइए, तो ये क्या करता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अल्पसंख्यक सिर्फ धार्मिक ही नहीं होते, भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है लोगों। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। राज्य के नीति सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार में सम्मिलित है, या संवैधानिक अधिकार में सम्मिलित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, तो यह किस में सम्मिलित है मित्र? मूल अधिकार में सम्मिलित है, इनको बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, 25 का बी। आगे आते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? बौद्धों को, जैनों को, सिखों को या पारसियों को? बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि पारसियों को यह सम्मिलित नहीं करता है, बाकी बौद्ध, जैन, सिख इनको हिंदू शब्द में सम्मिलित है। आगे आते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के मौलिक अधिकार से प्रेरित है? तो इंग्लैंड के, अमेरिका के, आयरलैंड के या रूस से? अमेरिका से। ठीक है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? बताइए। 28 का डी। अनुच्छेद 22 से। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा? बताइए। अनुच्छेद 29 का। तो उपयुक्त सभी के द्वारा। भारत संविधान में भी, ये 96 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा भी, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी। ठीक है मित्र। इस सभी के द्वारा क्या किया गया है? बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। क्या गया है मित्र? इसको निषिद्ध किया गया है। आगे चलते हैं 30 पे। क्या दिया है 30? पूर्ति कीजिए। विश्वास बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई। बताइए। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई। इसमें क्या आएगा? बताइए। तो जो आपके अधिकार हैं वो बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे आप बिना मनुष्य बिना परछाई के होता है। आगे आते हैं। सेवा अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में, चीन में। बताइए किस में हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में सेवा अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालक्रम है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। बताइए इनका सही क्रम क्या है? मुझे लगता है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य पहले होंगे। किसमें है? इसमें दिया A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य पहले हैं, उसके बाद गोलकनाथ हैं, फिर उसके बाद केशवानंद भारती हैं और मिनर्वा मिल्स हैं। तो डी हो जाएगा। ठीक है। ये पहला हो जाएगा पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर। आपको इतना ही याद रखना है, ईयर नहीं याद रखना। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया? जीवन की रक्षा तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो किसको हटा के बना दिया गया? तो आप जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? हटा के उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। 34 की बात करते हैं। तो हाल ही में परिभाषित किया गया कि निजता का अधिकार किस एक अनुच्छेद के तहत आता है? या गोपनीयता का अधिकार भी इसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी इसी में। एक रीट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा, किसी भी उप न्यायालय द्वारा, किसी भी जिला न्यायालय द्वारा, प्रशासनिक अधिकरण द्वारा। बताइए। तो किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है। आगे आते हैं। आगे आते हैं मित्र। किसकी बात करेंगे? मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, जिसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या कहते हैं साथी? फंडामेंटल ड्यूटीज। आइए साथी इसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 22वें संविधान संशोधन द्वारा विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 51 के क में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। भारत में मूल कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया? 26 जनवरी 1950, 42वें संविधान संशोधन से, 41वें संविधान संशोधन से, संविधान निर्माण के समय से।
तो आप लोग जानते हैं कि मूल स्ट्रक्चर में ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, जोड़ा गया इसको। आगे चलें। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर सिंह समिति और ठक्कर समिति। तो बताइए किसकी समिति पर? तो सरदार स्वर सिंह की समिति पर क्या किए थे, मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। आगे आते खींच के चलते हैं बच्चा सेशन को। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो आप जानते हैं जब संशोधन हुआ था तभी क्या हुआ था, इसको सम्मिलित किया गया था। तो बताइए, तो 1976 में। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4A में। किसमें है मित्र? नहीं, भाग 4A में है, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में स्वर सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे AR अंतुले, SS रे, हरिदेव जोशी, CM स्टीफन। बताइए कौन थे? तो SS रे थे। अच्छा, कूट में भी दिया है, रुकिए भाई, ठंड रखा बाबू। तो इसमें कौन थे? AR अंतुले भी थे, SS रे भी थे और CM स्टीफन भी थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो बताइए, 44वें संविधान संशोधन, 24वें संविधान संशोधन, 38वें संविधान संशोधन या 42वें संविधान संशोधन? तब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए हैं। चलते हैं, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए? बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि यह सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से पालन इसका करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है 42वां। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? बताइए, अनुच्छेद 50 में मिलता है। किस में मिलता है? अनुच्छेद 50 में मिलता है साथी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो बताइए कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य है इसमें से? तो आप जानते हैं कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि एवं विरासत को संरक्षित करना। आइए, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना तथा उनका पालन करना, अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकास करें, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। यह मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं बल्कि मूल अधिकार का हिस्सा है, ठीक है। तो सी इसमें सम्मिलित नहीं है। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना और हिंसा से दूर रखना। तो आप लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन जो है आर्टिकल नंबर 40 में है, अर्थात 40 में है। तो ये इसमें शामिल नहीं है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 का भाग है, ठीक है मित्र। आगे चले। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में कौन से कथन सम्मिलित हैं? तो आप लोग जानते हैं, मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विकास की रक्षा, सामाजिक अन्याय के कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा खोज की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। बताइए इसमें कौन सा है? कूट दिया गया होगा इसमें, मुझे लगता है। हाँ, ये लो कूट दिया है साथी। 1, 2,
केवल 2, केवल 1 2 3 4 और केवल 1 2 3 4। बताइए। तो आप लोग जानते हैं इसमें कौन सा होगा, 1 3 और 4, 1 3 और 4, 1 3 और 4 इसमें सही होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या वन्य प्राणी? तो वन्य प्राणी का भी संरक्षण इसका मूल कर्तव्य है। ठीक है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण में सुधार करे। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 51 के क में, क्योंकि मौलिक कर्तव्य में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आगे, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11, 9, 12, 20। बताइए। तो आप लोग जानते हैं 11 सबसे 11वां सबसे बाद में जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर, सभी लोगों के लिए मत भाईचारा का, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, हमारी समक्ष संस्कृति मूल्यांकन धर्मों के, तो अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। ठीक है, 18 का सी। आगे आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव, मतदान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकास, सामाजिक संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। बताइए। 19 का ए क्या है? कर्तव्य नहीं है। आगे आते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किया गया है। संविधान की उद्देशिका में राजनीति निर्देशक के तत्वों में, मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों में। तो मूल कर्तव्यों में किसमें किया गया अमित? मूल कर्तव्यों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए आप। मैं सीधे बता दूं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और महत्व की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्रकृति वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना बिल्कुल है। राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी है। तो मुझे लगता है कि सभी संस्कृतियों धर्मों के भाईचारा के साथ साथ स्मारकों की रक्षा करना है, ये होता है तो हो सकता है ये। भारतीय संविधान में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, लोक चुनाव, मतदान करना, यही नहीं होगा। आइए आगे चलते। तो बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता से है, बिल्कुल सही। भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निरुक्ता, भाग 5 मौलिक कर्तव्य, यही सम्मिलित नहीं है। भाग 4A में है। किसमें है? भाग 4A में। ठीक, चलिए आगे चलते। अब यह क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि संसद का है। किसका है मित्र? संसद का है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए। यह संसद का सवाल है। तो लोकसभा एक अस्थाई सदन है, यह सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा अस्थाई सदन होता है। बाकी सब सही है। आते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? बताइए। राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि यह किसी भी सदन में आ सकता है। इसमें से कौन से संसद का सत्र है? शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, बजट सत्र, ये सभी सत्र हैं संसद के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं साथी। आप बताइए। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है, उपचुनाव के वर्ष को छोड़कर? 3 महीने, 9 महीने, 2 महीने, 6 महीने? बताइए कितने महीने होती है? 2 महीने तक। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो तीनों तो हैं भाई संसद के। आगे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है, क्या है? ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो आप जानते हैं किसमें प्रस्तुत कर सकते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा या विधान परिषद, बताइए। तो वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधायकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, बताइए। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसका स्थगन का अधिसूचना जारी कर सकता है। देखिए थोड़ा सा यह है मिलान करने वाला, थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं छोटा करता हूँ ताकि आप देख पाएँ। दिख रहा है ना साथी? दिख रहा है बच्चा? चलिए आइए मिलान कर लेते हैं, फिर बड़ा कर लें। एक संवैधानिक संस्था जिसके पास न्याय करने तथा कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार है, बताइए वो कौन संस्था है? विधानसभा है, कार्यपालिका है या न्यायपालिका है? तो आप लोग जानते हैं कि यह सब न्याय करने का, कानूनी विवादों के निपटारों का अधिकार किसके पास है? तो न्यायपालिका है। कौन है बच्चा? न्यायपालिका है। न्यायपालिका है, ठीक है। ए का हो जाएगा 2, ए का क्या हो जाएगा? 2, ए का 2 हो जाएगा। फिर जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है, वह कौन होती है? विधानसभा या कार्यपालिका? तो बताइए कौन होता है? तो बी का क्या हो जाएगा? ये होती है विधानसभा। और व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान का कानून के अधिकार, प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार होता है, तो वो हो जाती है एग्जीक्यूटिवरी, या कह सकते हैं कार्यपालिका। तो इसका हो जाएगा 2, 3, 1, ठीक है, 2, 3, 1। आगे चलते हैं। आगे चलें। संसद के दोनों सदन में किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? कुल सदस्यों का 5वां भाग, कुल सदस्यों का 6वां भाग, कुल सदस्यों का 7वां, कुल सदस्यों का 10वां। बताइए 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 मित्र। कुल सदस्यों का 10वां भाग। निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? तो कार्यपालिका, मीडिया, न्यायपालिका, विधायिका, बताइए। संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है, कौन है? नहीं है। तो आप जानते हैं कि कौन सी नहीं है? तो मीडिया नहीं है। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 साल के लिए, 6 महीने पे 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। अगर उसके आगे बढ़ाना हो तो फिर उसके बाद लिखित प्रमाण देना होगा, फिर उसके बाद जब पास होगा दोनों सदनों से तब बढ़ सकता है। आगे आते हैं। जब किसी संसद सदस्य के यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को क्या किया? छुपा लिया, सदन का विशेषाधिकार बंद किया है, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? आइए इधर देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव, बताइए मित्र क्या होगा 13 का? तो ये क्या होगा? विशेषाधिकार प्रस्ताव, ठीक है मित्र, विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है ये। चलिए आगे चलते हैं।
किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसके पास है? आप जानते हैं, अभी हाल ही की बात, संसद के पास है। संसदीय स्वरूप की सरकार में विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है? तो बताइए 15 का क्या होगा? तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के प्रति क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती की अस्वीकृति, अर्थगत कटौती, लेखानुदान, सांकेतिक कटौती। बताइए। तो सांकेतिक कटौती होती है। भारत का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? तो कौन होता है संवैधानिक सलाहकार भारत का? तो महान्यायवादी होता है। 18। निम्न में से कौन सा कथन धन विधेयक के संदर्भ में सही है? धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष यह निश्चय करता है कि अंतिम प्राधिकारी होता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को वापस नहीं करना चाहिए और 14 दिन के भीतर विचार करने के लिए भेजना चाहिए। धन विधेयक का संशोधन राज्यसभा नहीं कर सकती। बिल्कुल सत्य है। राज्यसभा तो एक कठपुतली है मित्र। तो धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यह गलत है यह कथन। क्योंकि इसको सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए आगे आते हैं। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है? कोई विधेयक धन विधेयक है। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। बताइए। तो यह लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकता है। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग जानते हैं, राज्यसभा से। आइए आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन। साधारण विधि का क्या अर्थ है? उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून, सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया गया कानून, सामान्य लोगों द्वारा बनाया गया कानून। तो बताइए, सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया गया कानून। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल पर इस वर्ष पारित किया तो 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है, ठीक है साथी। ये 1972 जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना, वन्य जीव संरक्षण। देखिए ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब है? 1986 में। ठीक है, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आगे आते हैं। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता प्रदान की जाती है? तो बताइए किस प्रकार की? तो संसदीय सरकार में। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह कब पारित किया गया था? तो 1985 में पारित किया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है पूरा कार्यकाल। और प्रत्येक 3 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं प्रत्येक 2 वर्ष। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? बताइए। संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो यह कौन देता है? संसद देती है। किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो बताइए 27 का। अनुच्छेद 108 ज्वाइंट मीटिंग है यह, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट मीटिंग। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का है। किसका है मित्र? संसद का है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल किया जा सकता है? तो आप लोग ये बात बता सकते हैं, अधिकतम कितने महीने का? 6 महीने का अंतराल हो सकता है। आगे आते हैं। सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है?
संविधान की लोचशीलता, कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन, न्यायपालिका की सर्वोच्च, संसदीय प्रभुता। तो संसदीय संप्रभुता यह संक्रमणीय गुण है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकती है। किसके पास ये अधिकार है? संसद के पास। संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निलंबनकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? तो निलंबन, जेबी, उपयुक्त, सभी, सीमित। बताइए। तो यह क्या? जेबी वीटो का पावर जेबी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? बताइए। अनुच्छेद 249, 249। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा की और राज्यसभा की। तो आप लोग जानते हैं कि कौन सा संसद है? लोकसभा। लोकसभा जो भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन लोकसभा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का बी, लोकसभा है, राज्यसभा में मत चिपका देना आप लोग। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत है? जवाहरलाल नेहरू, एम.के. गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो किसने कहा था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत का महान्यायवादी, विधि कानून सचिव, भारत का मुख्य न्यायाधीश या संघीय विधि मंत्री। बताइए कौन है? 36 का बी है, भारत का महान्यायवादी। ठीक है। आगे आते हैं मित्र, बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग या संसद? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। उच्चतम न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प, राष्ट्रपति का भाषण। क्या है इसमें बताइए? तो बी है, शून्यकाल है। संसद सदस्य संसद सत्र के कितने दिनों के निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है? तो बताइए 39 का। 60 दिन तक, 45 दिन तक, 90 दिन तक, 365 दिन तक। 60 दिन तक अगर लगातार अनुपस्थित रहे तो इनकी संसदीय सदस्यता क्या हो जाएगी मित्र? समाप्त हो जाएगी। भारत में निम्न में से किए गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती। रक्षा के लिए, प्रकृति संकट, समेकित निधि या आकस्मिक निधि के लिए। बताइए। तो प्राकृतिक संकट के समय अगर पैसा खर्च करना है तो उसके लिए बजट की जरूरत नहीं है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास ही यह शक्ति होती है और किसी के पास नहीं होती। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस हेतु, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों को सूचना प्राप्त करने हेतु, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। तो बताइए क्या होगा? तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस हेतु स्थगन प्रस्ताव लाने का। ठीक है। ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि 150 से ज़्यादा थे लगभग। मैं मान के चलता हूँ कि लगभग मान लीजिए 180-185 के आसपास क्वेश्चन थे ये। ठीक है मित्र। और बहुत ही बेहतरीन और चुनिंदा क्वेश्चन थे, जिसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो ज़रूर आपको अगर इसमें से पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप इससे निराश नहीं होंगे, बेहतरीन करके आएंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अर्थात जैकब एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। मित्र, आपका सहयोग अति आवश्यक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों दोस्तों को इससे जोड़िए। ठीक है बच्चा। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय जैकब एकेडमी।